हाँ, स्वतंत्र देश। चलिए स्टार्ट करते हैं। ना चलिए, एक इंस्टीट्यूशन में ये एक नीति आयोग जो है, आज उसको हम लोग करेंगे। इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं, विशेष तौर पे नीति आयोग का एक 2018 ऑनवर्ड्स जो है, आगे जैसे कि आप लोग को बताएंगे, इसका एस्टेब्लिशमेंट जैसे आप लोग को मालूम होगा कि 1 जनवरी 2015 को जो है ये फॉर्मलाइज हो गया। 2014 में इसको एबोलिश कर दिया गया था, और ये एस्पिरेशनल इंडेक्स जो इसका 2018 से ये ऐड किया गया, जिसमें एडीपी होता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स करके, उसमें डेल्टा रेटिंग दी जाती है। जैसे 0 से 49 के बीच में अगर जिसका रैंक है उसको एस्पिरेंट जो है डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, उसके ऊपर अगर है 50 के ऊपर उसको परफॉर्मर बोला जाता है, एंड सो ऑन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है। अभी रिसेंटली जुलाई 12 को जो है 2024 को एसडीजी इंडेक्स जो है, जो इनका है, उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके क्वेश्चंस आप लोग के विशेष तौर पे जो बिहार सिविल सर्विसेज है इसमें अक्सर पूछा जाता है। और मतलब कि नीति आयोग का कोई भी, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स का अगर मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो विशेष तौर पे ये नीति आयोग या इसके जो फंक्शंस हो गए या जो जो इनकी रिपोर्ट्स हैं उसका अगर आप लोग रेफर कर रहे हैं तो काफी जो है एक ऑथेंटिक जो आपका आंसर जो है वो भी बनता है। इसके साथ साथ जहां तक ऑब्जेक्टिव्स की बात है तो इसके क्वेश्चंस जो है निश्चित तौर पे जो है वो रहेंगे ही रहेंगे किसी न किसी रूप में। तो आइए सबसे पहले तुम लोग देखते हैं कि नीति आयोग जो है वो है क्या। देखिए, एक नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है कि नीति आयोग, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि इसके पहले एक प्लानिंग कमीशन होता था। इसको क्या किया गया, इसको रिपील कर दिया गया। और आप लोग को ये भी मालूम होगा कि ये जो प्लानिंग कमीशन था ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, है ना। मतलब इसको जो स्टैब्लिश करने के लिए कोई एक सेपरेट जो है लेजिस्लेशन, मतलब लेजिस्लेट नहीं किया गया। ठीक वैसे ही कोई एग्जीक्यूटिव, मतलब कि ये कैसे ये बना, इसका निर्माण हुआ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, है ना। एक आधिकारिक जिसको कहते हैं एक आदेश जो है उसके स्तर पे ये बनाया गया। इसीलिए इसको कहीं सुने होंगे आप लोग कि जैसे कि इसको पॉलिटी भी जब हम पढ़ाए थे आप लोग को, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर इसको क्या किया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन जैसे आप लोग को मालूम भी होगा कि 5 ईयर प्लान जो है या कैसे प्लान को फॉर्मुलेट करना है, ये जो है प्लानिंग कमीशन जो है ये करती है। इसके जगह ये नीति आयोग आया, और नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया, जो नीति शब्द हम लोग कहते हैं। इस नीति में क्या है, वो नेशनल इंस्टीट्यूशन नीति आयोग सर्व्स द प्रीमियर पॉलिसी। क्वेश्चन यहीं से निकला कि सबसे बड़ा जो प्रीमियर पॉलिसी जो आपका, या थिंक टैंक जिसको बोलते हैं, थिंक टैंक किसको बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा आपका पॉलिसी या इससे संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन है, वो नीति आयोग है। और डिजाइन टू प्रोवाइड बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स, मतलब ये क्या करता है, ये आपको दिशा निर्देश भी दे रहा है और पॉलिसी पे कोई आपको क्या कर रहा है, ये इनपुट दे रहा है। इट एम्स टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि स्टेट और सेंटर दोनों अपने लेजिस्लेटिव स्फीयर में क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
जैसे स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उस पे क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी होती है कि वो जो चाहे लॉ जो है वो फ्रेम कर सके। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है जो जो पावर जो शक्तियां जो है स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट पॉलिसी मेकर्स को वो दी है वो अपने यहाँ क्या कर सकते हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी ये क्या करता है, ये फोस्टर करता है बाय इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट्स इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। ये जो चीज था ये प्लानिंग कमीशन में ये एब्सेंट था। ये नीति आयोग का एक सबसे बड़ा, जैसे इसमें आप लोग आगे देखेंगे एक टीम इंडिया करके भी एक कॉन्सेप्ट जो है इस पे बनाया गया। तो सबसे पहले अगर यहीं से एक फॉर्मल जो इंट्रोडक्शन अगर दिया जाए नीति आयोग का तो वो क्या है, तो इट इज इंस्टीट्यूशन, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन टू think to what, to foster cooperative federalism in order to make policy. So it is a both, the function इसका क्या हो गया, both directional and policy inputs, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में, और जैसा कि आपको मालूम है कि ये भी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये क्या है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको एस्टेब्लिश किया। तो ये क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और प्लानिंग कमीशन को हटा के ये क्या हुआ, ये बना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। तभी जस्ट नाउ आई पॉइंटेड आउट कि टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय फोस्टरिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। किसमें स्टेट्स को इन्वॉल्व करना है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ये सब जो की जो है वर्ड्स यही है। जैसे आपसे सीधे पूछा जाए कि नीति आयोग जो है वो क्या है, तो एक इंस्टीट्यूशन है क्या, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसमें की पॉलिसी इनपुट्स जो हैं वो क्या करता है, या डायरेक्शनल आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। और इसका एम क्या है, तो जैसे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, इट इज वन ऑफ द एम ऑफ द। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जैसा कि ये टैंक मतलब कि ये क्या हो गया, एक to provide strategic and technical advice to the central and state government। जो है जैसे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉलिसी स्तर पे। फिर क्या कर रहा है कि इनोवेटिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज एंड सॉल्यूशन, ये आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। टू असेस एंड प्रोग्रेस वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सजेस्ट मॉडिफिकेशन, ये क्या कर रहा है, ये बहुत तरह के जो है डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है उनको क्या कर रहा है, और इसके साथ साथ ये मॉडिफिकेशन जो है ये कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इसके ऑब्जेक्टिव्स। चलिए मैंडेट मतलब क्या है, तो अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स एंड मैंडेट जो है बोथ आपका ये कलेक्टिवली। अब मैंडेट इसका क्या है, तो फॉर्मुलेट एंड ओवरसी स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि योजना आयोग में भी पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, 5 वर्ष तक हमारा क्या लक्ष्य होगा, 5 वर्ष तक क्या हमारा टारगेट होगा, फिर उस टारगेट को हम लोग कैसे अचीव करेंगे, है ना। तो यहाँ भी ये क्या है कि ये फॉर्मुलेट एंड ओवरसी स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट। सरकार के लिए ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और प्रोग्राम जो है उसको ये फॉर्म कर रहा है, और फिर उसके बाद से फिर इंगेज विद स्टेट्स टू एंश्योर दैट देयर नीड्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू नेशनल पॉलिसी। अब ये कि जो स्टेट्स का जो नीड है उसको नेशनल पॉलिसीज में कैसे जो है वो क्या किया जाए, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, ठीक है। इस मामले में ये एक इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल आपको, जैसे कि कोई भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम आपको करना, अगर मान लीजिए किए तो जो जैसे आप लोग यूएनडीपी का भी एसडीजी पढ़े हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ गोल्स को वो ध्यान में रखते हुए वो क्या कर रहा है, वो प्रोग्राम को ये सजेस्ट कर रहा है,
ठीक है। अब जैसे कि बिहार की रैंकिंग जो क्या है, द वर्स्ट रैंकिंग है, मतलब इन बिटवीन 0 to 49 अगर आप हैं तो यू आर समवेयर इन एस्पिरेंट। तो अब इसमें है कि जितने एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब इंडिया के एडीपी प्रोग्राम जो 2018 में लॉन्च किया गया, एस्पिरेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके अंतर्गत उन सब डिस्ट्रिक्ट्स का वो क्या कर रहा है, वो मूल्यांकन कर रहा है, उसका असेसमेंट कर रहा है, ठीक है। और प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट थ्रू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या हो गया कि वही कि लास्ट या डिप्राइव्ड सेक्शन या हर एक होलिस्टिक अप्रोच में हर सेक्टर को, स्पेशली जैसे कि हेल्थ के इंडिकेटर क्या है, एजुकेशन के इंडिकेटर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिकेटर क्या है, इनोवेशन का क्या है, आपका फिनेंशियल इंक्लूजन का क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, वो रेटिंग बना रहा है। चलिए स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका नीति आयोग का। तो पहला हो गया जैसे कि ये गवर्निंग काउंसिल। तो जो गवर्निंग काउंसिल, और गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से लोग होते हैं, तो कंपोज्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट, जितने आपके जो स्टेट्स हैं उसके चीफ मिनिस्टर हो गए। यूनियन टेरिटोरी, जैसे कि 2 यूनियन टेरिटोरी हो गए जहां चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, दूसरा पुडुचेरी हो गया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कसिंग एंड रिव्यूइंग नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज एंड प्रायोरिटीज। और ये लोग क्या डिस्कस करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या आपका जैसे स्ट्रेटेजी क्या है, गोल क्या है। तभी जैसे कि मैं आपको ये बताया कि ये एक नेशनल प्लान भी बता रहा है, स्टेट्स को ये सजेस्ट भी कर रहा है ना, कि आप कैसे अपने प्रोग्राम्स को। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, हाँ ये जो है सर्व्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। और नीति आयोग के जो इसके पहले भी जो प्लानिंग कमीशन होता था, उसमें योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते, ठीक। वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, द वाइस चेयरपर्सन असिस्ट द चेयरपर्सन इन ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ नीति आयोग। इसमें कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी हैं, जैसे वो क्या होते हैं, वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, डेवलपमेंट, या आपका जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना। तो अब ये क्या करते हैं, नॉट नेसेसरली, नॉट नेसेसरली, जैसे कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग भी होते हैं, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि कोई रिसर्च हाँ नहीं, तो इसमें ये क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे आप ऐसे समझिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें मान लीजिए कि अगर कोई व्याख्याता के तौर पे अगर कोई है, कोई लेक्चरर या सीनियर लेक्चरर या सीनियर रिसर्च फेलो अगर कोई है, तो उसको ये लोग चाहें तो इस ओपिनियन, हाँ जैसे इकोनॉमिस्ट कोई है, जैसे आप योजना आयोग जब था उस समय डिप्टी चेयरमैन जो थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो एमएस आलूवालिया थे, मोन्टेक सिंह आलूवालिया, वो जो थे आपके नोटेड इकोनॉमिस्ट। नॉर्मली ये उन्हीं लोग का ये पोस्ट होता है, या सीधे आप यहां से भी ले सकते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी से भी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द सीईओ इज रिस्पांसिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। रीजनल काउंसिल्स स्टैब्लिश्ड, इसमें एक रीजन, अब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर हो गया, एक उसमें गवर्निंग काउंसिल हो गया, और उसके बाद से वाइस चेयरपर्सन हो गए, फुल टाइम मेंबर्स लोग हो गए, सीईओ एक हो गया, और रीजनल काउंसिल हो गया। रीजनल काउंसिल में क्या है, तो ये स्टैब्लिश किया गया किस लिए, रीजनल इम्बैलेंसेस एंड promote balanced development. They provide a platform for states to collaborate on regional issues. मतलब कि उनको क्या किया, एक कोलैबोरेट किया, किस वजह से कि आपका जो रीजनल इश्यूज है उसको ये क्या कर रहा है, वो एड्रेस कर रहा है। फिर इसके साथ साथ एक एडवाइजरी काउंसिल होती है। एडवाइजरी काउंसिल क्या है, तो ये कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स एंड स्टेक होल्डर्स। इट प्रोवाइड्स इनपुट ऑन स्पेसिफिक पॉलिसी इश्यूज एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। स्ट्रक्चर था, मैंडेट, ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए फंक्शंस क्या है, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशनल एक स्ट्रक्चर था इसका। तो फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन जो है अनडाउटेबली पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
पॉलिसी को ये फॉर्म करता है, जैसे इसमें क्या है कि डेवलप्स पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। जैसे कि आप लोग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, तो कुछ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए गए, उन इंस्ट्रक्शंस का कैसे इस्तेमाल करना है आपको, जैसे कि उसमें क्या है कि दीज आर वेरी फंडामेंटल इन गवर्नेंस। अब उसका भी वो क्या कर सकता है, वो रेफर कर सकता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है, इसको एक प्रोग्राम बना के, स्कीम बना के कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। समझ में आ रही है बात? या कुछ अपना इसका ऑब्जर्वेशन हो कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो सोशल, अब आपको जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये क्या करता है, एक एडवाइजरी रोल देता है। जैसे स्टेट लाइक बिहार, इसको कि कैसे इसका जो है सो सोशल एक डेवलपमेंट, इसके लिए ये क्या कर सकता है, एडवाइजरी रोल जो है वो भी इसकी भूमिका जो है वो रहती है। ठीक है। दूसरा हो गया आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो ये क्या कर रहा है, एक मॉनिटर कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, evaluates the impact and effectiveness of development initiatives। ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन, तो फैसिलिटेट ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक सामंजस्य जो है इसको स्थापित ये कर रहा है। और तभी तो टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट आया। और ये चीज मिसिंग था किसमें, प्लानिंग कमीशन में, कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी पॉलिसी मेकिंग में क्या करना है, वो इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि अभी हम आपको ये बताए कि उसके गवर्निंग जो काउंसिल थे उसमें कौन मेंबर होते थे, स्टेट्स के, आपके यूटी के चीफ मिनिस्टर, इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, तो उनका भी इससे उनका भी क्या कहना है, इसको क्या है वो ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है। फिर इसके साथ साथ स्टेट स्पेसिफिक नीड्स, पर्टिकुलर स्टेट का क्या नीड है, क्या चुनौतियां हैं, और एड्रेस करना है किसमें, नेशनल पॉलिसी। जब आप राष्ट्रीय नीति का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। रिसर्च एंड एनालिसिस, तो इट कंडक्ट्स रिसर्च ऑन वेरियस डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रोवाइड्स इनसाइट टू गाइड पॉलिसी डिसीजन। ठीक है। फिर क्या, एनालाइजेस डेटा एंड ट्रेंड्स टू रिकमेंड इंप्रूवमेंट्स इन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका एक रिसर्च एंड एनालिसिस वाला विंग होता है। वो क्या कर रहा है, वो वेरियस डेवलपमेंटल जो इश्यूज हैं उसमें ये क्या करना है, एक उसमें एक अपना इंसाइट दे रहा है कि भाई हमने एक, जैसे कि अभी आपको हमने बताया डेल्टा रैंकिंग करके एक होता है, तो अब उस डेल्टा रैंकिंग में आपका एक स्टेट, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, उसका क्या पोजीशन, और उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, एनालाइज किया उसमें, और उसके बाद से वो डेवलपमेंटल, और फिर उसको क्या करेगा वो, जैसे कि नेशनल पॉलिसी जो है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग। अब ये टेक्निकल असिस्टेंस जो है ये भी प्रोवाइड करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को। आप लोग याद कीजिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये क्या था, कैपेसिटी बिल्डिंग था। आप लोग याद कीजिए वर्ल्ड बैंक, उसमें एक टर्म हम लोग यूज कर रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसको आप लोग ये ध्यान में रख लीजिए, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अचानक से आ जाए या कुछ सजेस्ट करना है तो यू विल क्रिएट योर ओन पॉइंट्स। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब हो गया कि क्षमता का निर्माण करना। तो अब एक तरह से जैसे कि हम यहाँ पे एक लेक्चर दे रहे हैं, तो लेक्चर दे रहे हैं तो इनफैक्ट हम कर क्या रहे हैं, नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई हम सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल करना, उसको कैसे, या कोई लैंग्वेज अगर कोडिंग, अगर कुछ टेक्निकल आपको हम, या जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आ गया, उसका कैसे इस्तेमाल करके आप लोग अपनी पढ़ाई को और ज्यादा जो है वो मजबूत कर पाए, सुदृढ़ कर पाए कॉन्सेप्ट्स को, ये चीज अगर हम सिखाने लगे तो ये क्या हो गया, टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, आपकी कैपेसिटी जो है, आपकी क्षमता जो होगी वो क्या होगी। तो ये जो है यू विल क्रिएट योर ओन पॉइंट्स, जिसको हम कह रहे हैं कि आप इस तरह की चीजों को जब ध्यान दीजिएगा। तो अब ये क्या कर रहा है कि टेक्निकल असिस्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज। इसमें ये क्या कर रहा है कि ह्यूमन जो है, एक मानव जो है उसका ये कैसे जो, जैसे ताकि देन एंड ओनली यू कैन एक्सट्रैक्ट बेस्ट ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्सेज। आप अपने ह्यूमन, मान लीजिए कि संख्या है
तो यही तो कुछ लोग जो वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है उनका ये मानना होता है कि अगर इस व्यक्ति को, इस पॉपुलेशन को अगर स्किल दे दिया जाए, एक एडिक्वेट नॉलेज दे दिया जाए, टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाए, तो ये सब प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो प्रोडक्टिव हो जाएंगे तो ये जो है आपके लिए कोई बहुत समस्या की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर सबको हम उस तरह से असिस्टेंस करें और अगर सपोर्ट करें तो क्या होगा, वही कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी होगी, तो आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो अब है कि ह्यूमन रिसोर्स से हम बेहतर काम कैसे ले पाए, तो इनको क्या करना होगा, इनको अपग्रेड करना होगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इसको आप लोग हमेशा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए कि कोई एक हाइपोथेटिकल इंस्टीट्यूशन, तो वो सब काम कर रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव है तो एडमिनिस्टर करेगा, ऑपरेशन फंक्शनल उसका काम होगा, और क्या होगा, मॉनिटरिंग होगा, सुपरविजन होगा, है ना। कोई आप मान लीजिए कि कोई पॉलिसी एडवाइजरी रोल में वो काम करेगा, कंसल्टेटिव रोल में। लेकिन ये जो चीज है कैपेसिटी बिल्डिंग की, वो क्या कर रहा है, वो टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है, नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है, स्किल ट्रांसफर कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहा है। तब इससे क्या होगा कि आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी क्या होगा, ज्यादा जो है वो फलदायी होगा, मतलब ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है ना। चलिए, अब तक क्या क्या इनिशिएटिव जो है वो लिए हुए हैं नीति आयोग। इसमें पहला, जैसे कि आप लोग को एक मालूम होगा, अटल इनोवेशन मिशन करके। अब जैसा कि ये नाम ही बता रहा है क्या, कि ये इनोवेशन से संबंधित है। अब ये क्या कर रहा है, एम्स टू फोस्टर ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ठीक है। अब ये इनोवेशन का मतलब हो गया क्या, कि नया कोई शोध अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, नया कोई रिसर्च कर रहे हैं, और किस चीज में, एंटरप्रेन्योरशिप से, मतलब है ना उद्यमशीलता। जैसे आप लोग आप समझ रहे होंगे आजकल स्टार्टअप कल्चर जो है, स्टार्टअप कल्चर। तो अब स्टार्टअप कल्चर में क्या है, जैसे कि एक नया आप कोई जो है एक अपना एक ओन सिस्टम आप बना रहे हैं, है ना। मतलब आप कोई एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो स्टार्टअप होगा तो आपके पास क्या है, एक आइडिया है, उस आइडिया को आप ये चाह रहे हैं कि हम इंप्लीमेंट करें। तो आपको क्या चाहिए, एक सहयोग की आवश्यकता है। किस तरह की सहयोग चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए होगा, आपको कुछ फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, बताइए, सोचिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था, तो ये सारी चीजें चाहिए आपको। प्लस सबसे पहले कि आपको स्वयं को भी ट्रेनिंग देना होगा, तभी तो एक ऐसा मैन पावर आपको चाहिए जो क्या हो, वेल ट्रेन्ड हो, स्किल्ड हो, तो उसको प्रशिक्षण देना होगा। तभी तो हम आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको ये कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर सेंटर के लिए एक जगह कोई चाहिए, उस जगह के लिए, और उसमें क्या है कि 5 10 8 10 जो है कंप्यूटर चाहिए। उस कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर जो आप सिखाना चाह रहे हैं, या जो भी आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप स्वयं को क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, स्किल्ड आप करेंगे। इसके साथ आपके साथ जो टीम होगी वो क्या होगी, वो स्किल्ड होगी। फिर इसके साथ जो लोग काम आपके साथ कर रहे हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं, कि उनको भी वो गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण मिले, मतलब क्वालिटी जो आप दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग वो आप दे रहे हैं, और ये क्वालिटी ट्रेनिंग के बाद इनकी तब प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। आई बात समझ में। फिर उसके बाद से ये क्या होंगे, कहीं कार्यरत होंगे। तो अब इसके लिए आपको एक फिनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत होगी, तो ये कौन देगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है ये इनिशिएटिव, और ये क्या कर रही है, एक कल्चर वो डेवलप करना चाह रही है, किस तरह का, इनोवेशन का और एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है। एस्टैब्लिशेस अटल टिंकरिंग लैब्स and innovation have to promote creative thinking and problem solving skills among students and entrepreneurs। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं इस देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम अपने ही प्रदेश की बात करें, बिहार में, तो अगर समस्या अगर हम सबसे पूछे यहाँ पे, तो सब व्यक्ति के पास 1 से लेके 10 तो हम कम ही कह दिए, क्योंकि समस्या, क्योंकि इसमें कोई मतलब गुरेज नहीं है, और इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जो एस्पिरेशनल इंडेक्स या किसी भी रैंकिंग में आप देखिएगा, हम लोग क्या है, यहाँ के सबसे जो है वो पिछड़े जो है, मतलब बैकवर्ड स्टेट्स में आते हैं। ठीक है। काफी हद तक, जैसे कि बीमारू राज्य जो आप लोग जानते ही हैं,
तो अब उसमें है कि संसाधनों से परिपूर्ण हमारा प्रदेश नहीं है, लेकिन हम हमेशा समस्या के पार्ट रहेंगे, तो हु इज गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? भाई हम ही में से तो लोग काम करेंगे ना। तो आपको हमेशा सोल्यूशन का पार्ट बनना चाहिए कि यस आई हैव कम आउट विद दिस सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशंस है क्या इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तब जो है ये। अब उसमें क्या है कि आपको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, जैसे क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये एक कल्चर जब तक हम नहीं डेवलप करेंगे, जैसे कि क्रिटिसाइज करना, तो आप किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? चलिए मान लीजिए कि गवर्नमेंट ए की पॉलिसी ठीक नहीं तो गवर्नमेंट बी आ गई, बी की नहीं तो सी आ गई। एंड ऑफ द डे हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑन द ग्रास रूट? ऑब्वियसली पीपल ऑफ दिस स्टेट। आई बात समझ में? तो जब तक लोगों को आप नहीं प्रशिक्षित करेंगे, इसीलिए हमेशा सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहिए। सॉल्यूशन का पार्ट मतलब कि आप उसका क्या, उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। समस्या तो भाई पहले से ही है। अब मान लीजिए कि जैसे कि अब छोटी छोटी बातें हैं, बिजली नहीं है तो बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो सड़क नहीं है, तो ये नहीं। अब आप समस्या जो है काउंट करने लगिएगा तो आपका जो है माइंड क्या है, वैसे ही जो है बोले जा रहा है। तो ये कल्चर डेवलप करने की बात हुई कि भाई जो ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही है, तो वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं वो लोग एक अपनी व्यवस्था बनाए, सिस्टम बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो उससे क्या होगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसमें क्या है कि इस तरह का ये डेवलप करने की बात हुई कि प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये आप लोग जान ही रहे हैं कि वर्क्स ऑन अलाइंगिंग नेशनल पॉलिसीज, जो यूएनडीपी के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके गोल्स हैं, उससे क्या करना है, आप अपनी नेशनल पॉलिसीज को अलाइन कीजिए। जैसे कि अभी आपके यहाँ जैसे ये जीरो हंगर या फिर आपके पास नो हंगर या फिर पॉवर्टी को कम करना है, या वाटर को ही लेके, तो उससे संबंधित यहाँ पे क्या है, हर घर नल योजना जो है ना। इसी तरह से जो गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए, या अगर आपको मान लीजिए कि बेस्ट पॉलिसीज बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको लीजिए, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो डायरेक्टिव दे रहा है, इन दोनों को मिला के आप जो पॉलिसीज बनाएंगे और बेस्ट पॉलिसीज बनेंगे। सवाल क्या है कि उनको इंप्लीमेंट करना। प्रमोट्स इनिशिएटिव्स दैट सपोर्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इंक्लूजन। मतलब कि समाज के वंचित वर्ग जो है, डिप्राइव्ड सेक्शंस, इसको क्या करना है, उस डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। और जो आर्थिक जो आपकी वृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको क्या करना है, उसका वो पार्ट बने। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब कि पर्यावरण के तौर पे उसको क्या होना है, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है ना। ये तीन चीजें जो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट क्या था, आप लोग बताइए, कैरिंग कैपेसिटी। मतलब कि फ्यूचर जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशंस को भी ध्यान में रखना है कि इस जनरेशंस के जो लोग हैं, इनको तो जो जरूरत की चीजें हैं वो तो मान लीजिए कि वो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशंस को भी है वो ध्यान में रखते हुए, इसी को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और क्या इनिशिएटिव्स था, ये इनिशिएटिव्स और ये प्रोग्राम, जैसे कि आयुष्मान भारत आप लोग जानते, क्या ये कोई आइडिया किसी को? हाँ बताइए। हाँ, 5 लाख तक का कवरेज इसमें देता है। अब इसमें क्या है कि फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग हेल्थ कवरेज एंड इंश्योरेंस टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है वो है? हाँ आइए क्या क्या है, चलिए नेक्स्ट, एम्स टू इंप्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज। फिर है डिजिटल इंडिया, ये क्या है, तो प्रमोट्स डिजिटल लिटरेसी, शब्द ध्यान दीजिए, एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस
एंड सर्विस डिलीवरी। जैसे कि आप लोगों को बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है या गवर्नमेंट का जो इवोल्यूशन हुआ, पहले क्या था कि एक शासक के तौर पे, दैट वी आर द रूलर, वी आर द मास्टर्स, ठीक है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो गया कि नहीं, वी आर द फैसिलिटेटर। हम कौन है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर अ सर्विस प्रोवाइडर। इट इज यू द पीपल ऑफ द कंट्री who will come out with the solution, who will come out with the developmental agenda। मतलब कि विकास सरकार नहीं करती है, विकास कौन करता है, लोग विकास करते हैं। अब आपको एक हम कंड्यूसिव एक इन्वायरमेंट बस बना के देंगे सरकार के तौर पे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिलीवरी ऑन सर्विसेज, हम लोग बस एक सर्विस प्रोवाइडर है, हम लोग शासक नहीं है। तभी तो पब्लिक भी जब अपना राइट्स जान गई, जब उसमें एक लेवल तक कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी आया, जब संवैधानिक साक्षरता, तो वो क्या कर रही है, दैट वी आर द मास्टर्स एंड यू आर द सर्वेंट। हम लोग क्या है, हम लोग जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है कि भाई जो लोग जो है वो क्या होते हैं, वो वोट कास्ट कर रहे हैं, वो एक जो है अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम बना रहा है, ठीक है। तो इसमें मूल रूप से जो है मतलब मालिक जिसको कहते हैं वो कौन हो गया, लोग हो गए, और ये क्या हो गया, ये सेवक हो गए। तो अब इनका काम है कि सर्विस देना, तो सर्विस देना, तो सेवा जब आपको प्रदान करना है, तो इसके लिए क्या है कि वो सर्विस प्रोवाइडर कैसा हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 4 5 जो है ये सिम का है, जैसे मान लीजिए एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, डिफरेंट कंपनीज हो गए। अब जिसका जो प्लान आप सबका स्टडी करते हैं, सबकी सर्विसेज उसका आप फीडबैक लेते हैं कि अपने किसी मित्र से, परिजन से पूछे कि भाई इनका सर्विस कैसे, उसके बाद आप क्या करते हैं, सिम के लिए अप्लाई करते हैं इंटरनेट। यहाँ भी वही चीज है कि आप जो है उसको उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो सर्विस कैसा दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो डिजिटल इंडिया क्या है, प्रमोट्स डिजिटल लिटरेसी एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, ठीक है। तो सर्विस डिलीवरी क्या, जैसे कि मान लीजिए आपको पासपोर्ट पे आपका कोई नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये हमको क्विकर और फास्टर चाहिए। आधार पे आपका हो गया, पैन कार्ड आपको एड्रेस बदलना है, कोई भी किसी भी तरह की ये सेवा लेना है, तो ये जो सर्विसेज है, तो इसीलिए जैसे कि ई गवर्नेंस था, ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस, अब क्या है, एप्स बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे इनका कोविड जब आया था तो आप लोग को मालूम होगा कि सबका क्या था, एक एप्स आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले रहे हैं, और वो सारी सेवाएं जो वो आपको बता दे रहा है कि यहाँ पे नजदीक में जो है कहाँ पे वैक्सीनेशन जो है सेंटर है, या कितने लोग जो है कोविड से हाँ ग्रसित जो लोग हैं, इन्फेक्टेड लोग हैं, वो आपके आसपास में, ये सब डेटा आपको कहाँ से मिल रहा था। तो ये जो सर्विसेज आपको मिले, इवन आप रेलवे टिकट जो है वो आप ऐप से जो है, इवन आपको एडमिशन तक अगर लेना है, बहुत सारे जो है सो डिजिटल कोर्सेज में वो सारी सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के आप वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स हो रहा है, उसको आप अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद से आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, और फिर तो ये कहने का मतलब है कि ये सर्विसेज आपको कैसे मिल रही हैं, ये डिजिटली। फिर क्या है, सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इनिशिएटिव, वही डिजिटल फॉर्मेट में। तो इस तरह से जब आप ये देख रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में जैसे कि आप फिनेंशियली देखिए, यूपीआई एक तरह से आपका क्रांति ला दिया। पहले अगर मान लीजिए कि दूसरे अगर किसी आप प्रदेश में जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या होता था, अगर उसी बैंक अकाउंट में, सेम बैंक में अगर आपका अकाउंट नहीं है, फिर जैसे कि एटीएम सर्विसेज आई, ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन वगैरह, है ना। तो अब वो सर्विसेज नहीं है, या जो सीबीएस जैसे सेंट्रलाइज बैंकिंग सोल्यूशन जो है कि इस बैंक का भी आप जो है अगर मान लीजिए अकाउंट है दूसरे से आप निकाल सकते हैं। अब तो उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इवन ब्लिंक ऑफ आई, जितना देर में आपका पलक झपक रहा है इतना देर में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा है, जो यूपीआई जो आपका है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये कैसे ये डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, तो ये जो सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड की गई, इसमें भी ये जो है काफी जो है इनिशिएटिव हो, ये रोल इसका जो है। नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू स्किल इंडिया, इसमें क्या है कि एम्स टू इनहेंस स्किल्स ऑफ द वर्कफोर्स थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। अब इसमें है कि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रशिक्षण के जो है कार्यक्रम है, या फिर स्किल जो है वो दिया जा रहा है, ताकि वो बहुत ज्यादा स्किल है।
नॉलेज और स्किल में क्या अंतर है? इनका कहना है कि इट इज ए प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, और नॉलेज को ये कह रहे हैं कि इससे थ्योरेटिकल। एनी अदर व्यूज? आप बताइए, नॉलेज क्या है? शब्द तो सुना ही होगा। आपका कहना है कि स्किल जो है वो एक नेचुरल है ना? यही आपका कहना है, मतलब स्किल हम लोग एक्वायर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको गाना गाने नहीं आता है, आप जो है बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तो ये आप में एक नेचुरल ये हुनर है, तो हम सीख के गाना नहीं गा सकते हैं, तो वो नॉलेज आ जाएगा गाना गाना। तो नॉलेज भी फिक्स्ड है, इन दोनों में फिक्स्ड क्या हो सकता है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है? चलो इकोनॉमिक्स की बात सब, हाँ फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक है। नॉलेज आपका स्टॉक नहीं, नॉलेज आपका बढ़ेगा, प्रवाह है, और स्किल तो एक चीज तो तय हो गया कि दोनों में कोई नेचुरल नहीं होता है, वो था एक्वायर्ड। ठीक है, तो एक्वायर्ड का मतलब हो गया कि जैसे कि इनेट जिसको स्किल मतलब बोलते हैं ना, कि एक्वायर्ड मतलब आप उसको सीख सकते हैं, उसको डे बाय डे जो उसको शार्पन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? हम पढ़ नहीं रहे, हम केवल ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लिए, पढ़ना हुआ, मूवी देख रहे हैं, या हम अपने दोस्तों से गप कर रहे हैं कि भाई कैसा चल रहा है। मान लीजिए वो बैंक के मैनेजर है और वो अपना बैंक की पूरी कहानी सुना रहे हैं, हमको बैंक का इंफॉर्मेशन हो गया। कोई मूवी बनाने वाले हीरो हो गए, हमारे मित्र हो गए, हम उनसे मूवी मेकिंग प्रोसेस जो है पढ़ेगा। टेक्स्ट बुक स्टडी, नॉलेज क्या है? नॉलेज हो गया ना एक क्या, एक बंडल ऑफ इंफॉर्मेशंस। आपके पास इंफॉर्मेशन, तो या तो आप किताब पढ़ के, जैसे मान लीजिए किताब को लिखने में किसी एक व्यक्ति को 20 बरस लगा, 20 बरस उस पूरे प्रोसेस में लगा। इसके पहले और वो मान लीजिए कि वो 30 या 40 साल का है, तो पुराना एक अनुभव, तकरीबन उसके 60 साल का अनुभव जस्ट ऑफ फ्लिपिंग 150 और 200 पेजेस आप लर्न कर गए। ऐसी बहुत सारी किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, एक अथाह जो है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं, जैसे कि आइंस्टाइन की थ्योरी आप पढ़ लिए, आप जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप एडोल्फ हिटलर उसके विषय में पढ़े, आप महात्मा गांधी के विषय में पढ़े, जेल नेहरू के विषय में पढ़े, बहुत सारी। आप केवल ऐसे आप ये प्लान कीजिए कि अगले जो है 1 साल तक हम केवल ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, मतलब जितनी आत्मकथाएं हैं और जो ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है इनकी। तो आपके पास क्या हो गया कि उनके जीवन का एक निचोड़ जो वही जो 200-250-300 पेजेस में है, आप उसको क्या कर रहे हो, उसको आप, तो आपके पास क्या हो गया, एक बंडल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन को जो कहते हैं ये नॉलेज का, या पढ़ के हो गया, या आप केवल मूवी देखिए ना, जो मूवी भी बनाया है वो रिसर्च करके ही बनाया होगा। ऑथेंटिक मूवी में जैसे कि कई जगह वो कहते हैं ना कि काल्पनिक ये जो पात्र होते हैं उसमें उतना तो वो एक इनपुट रहता ही है, लेकिन वो क्या हो गया कि एक इंफॉर्मेशन, आप केवल मूवी देखिए तो आपको नॉलेज होगा कि नहीं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज अगर आप जो है वो भी आप उसमें सीखते हैं।
तो मतलब अपने ऑब्जर्वेशन से अपनी जितनी ये क्या हो गई, ये जिसको बोलते हैं ना ज्ञानेंद्रियां विद ऑर्गन, तो आपके पास क्या हो गया, बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन। उन इंफॉर्मेशंस को, उस नॉलेज को आप कितना ज्यादा, जैसे इन्होंने कहा कि ये क्या है, एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, उसको आप जितना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या हो गया, शार्पेन आपका स्किल। जैसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इट इज अ नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन है, ये सूचना आपके पास। अब जो इसको प्रैक्टिस कर रहा है दैट इज स्किल। आई बस समझ में, ये किसको नहीं मालूम है, सबको मालूम है कि भाई ओबेसिटी कैसे कंट्रोल होता है, ले ये क्या है, ये नॉलेज है। तो मेयर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, उसको कैसे अप्लाई करना है। मालूम है कि 2 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो 1 महीना हम करेंगे तो हमारी जो है लेखन शैली और ये क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, ये अच्छा होगा। लेकिन कितने लोग लिखते हैं, ये सबको मालूम है कि भाई डेली 10 पेज 15 पेज जो है लिखना है, लेकिन कितने लोग लिखना है, जो लिख रहा है वो उसका क्या हो रहा है, उसका स्किल, हुनर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ेगा। तो नॉलेज के साथ साथ स्किल जो है ये भी काफी जो है इंपॉर्टेंट, ये एक एस्पेक्ट है। ठीक है, मतलब आपको दक्ष बनाना है, इंप्रूविंग, तभी इंप्लॉयबिलिटी और प्रोडक्टिविटी होगी। जैसे कि एक सामान्य तौर पे आजकल एक चर्चा में भी है कि भाई आपने जीवन में क्या किया है, एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि व्हाट आर योर अचीवमेंट्स इन योर लाइफ। आप बोले कि हम बीए पॉलिटिकल साइंस किए, एमए पॉलिटिकल साइंस किए, ठीक है। तो बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस, ये तो ठीक है, आपको आता क्या है। तो अब है कि किसी समय में ये जो है एक ऑर्नामेंट्स होता था कि भाई जब पढ़े लिखे लोग कम थे तो भाई यार ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। आज एवरी सेकेंड जो पर्सन आपको, जो लगभग जो आपको जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होगा ही वो, ठीक है ना। तो ये अब ये ऑर्नामेंट्स नहीं, अब आपको इसके अलावे क्या आता है, स्किल क्या आता है। तब आप बोल रहे हैं कि भाई हमको कंप्यूटर में जो है कुछ सॉफ्टवेयर आता है, कोडिंग आता है, लैंग्वेजेज आता है, और भी हमको कोई फॉरेन लैंग्वेज आता है, फ्रेंच जानते हैं, स्पेनिश जानते हैं, जापानीज जानते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस जानते हैं, तेलुगु, तमिल, ये तो ये क्या है, ये एक स्किल आपका, मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। स्पोर्ट्स हमको आता है, हमको म्यूजिक आता है, डांस आता है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये स्किल जो है आपका क्या है, ये आज के दिन में, और इट क्रिएट्स व्हाट, एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे क्रिकेट खेलना आता है, फुटबॉल खेलना आता है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक हुनर के तरफ जो है। फिर उसके बाद से अमृत जो है वो क्या, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एम्स टू इंप्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू अर्बन एरियाज, फोकसेस एंड वाटर सप्लाई, सीवेज मैनेजमेंट एंड अर्बन मोबिलिटी। ये क्या, ये इनिशिएटिव जो है नीति आयोग के द्वारा ये लिए गए थे। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, इसमें क्या था ये, तो फोकसेस ऑन इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स अमंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। फिर क्या था इसका लक्ष्य, एड्रेस जो लोग कुपोषित थे, है ना, माल न्यूट्रिशन एंड प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग जो है, ये आपको ध्यान रखना। इसके साथ साथ क्या क्या चुनौतियां या इसका भी क्रिटिसिज्म किस स्तर पे हो सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, नीति आयोग रोल इज लार्जली एडवाइजरी, मतलब ये सलाह के स्तर पे क्या है, ठीक है। एंड द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज लाइज विद वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट। भाई इसने अपना काम तो कर दिया कि ये जो है एस्पेक्ट पे आपको काम करना है, लेकिन एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की, या स्टेट गवर्नमेंट कोई सलाह दी तो अब बिहार गवर्नमेंट अगर उसको अप्लाई करना चाहे तो, समझ में आ रही है बात। और चैलेंजेज इन ट्रांसलेटिंग रिकमेंडेशंस, जो क्या है, ये जो सलाह सुझाव दिया इसको एक्शनेबल पॉलिसीज में, मतलब इसका कितना क्रियान्वयन हुआ या इसका प्रभावकारी रूप से कैसे इफेक्टिव एग्जीक्यूशन हुआ, ये एक समस्या जो हमेशा से ये रहती है। तो ये एक चुनौती है इसके हिसाब से, और ये एक इसी स्तर पे इसका क्रिटिसिज्म भी आप कर सकते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट्स, balancing the diverse needs and priorities of different states can be challenging. Ensuring that all states are equally involved in policy making.
प्रोसेस। अब इसमें ये कह रहा है कि ये सुनिश्चित ये कर रहा है कि ये लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में एक समान रूप से वो स्टेट जो है ये इन्वॉल्व है। तो ये कोऑर्डिनेशन की जो है कमी जो है ये एक रहती है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स पिछले बैच में हमसे पढ़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है फिर से रिवीजन के लिए, और एक स्टूडेंट नया स्टूडेंट है, तो इन दोनों में जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस किसका बेहतर होगा, जो रिवीजन किए हुए कर रहा है। इसमें तो कोई समस्या की बात ही नहीं। तो यही है कि जो स्टेट आगे हैं पहले से, तो उनको क्या करना है, और कुछ स्टेट्स हमारे क्या है वो काफी नीचे, तो इन दोनों को हम इक्वली नहीं मतलब हम दोनों को तोल सकते हैं कि सेम मतलब की फुटेज पे कि वो उतना ही बेहतर तरीका से उसको इम्प्लीमेंट करें। समझ में आ रही है ये बात, क्योंकि कुछ स्टेट काफी पीछे है और कुछ स्टेट बहुत आगे है। तो एक इनके साथ समस्या क्या होती है कि ये कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर कर रहा है कि इक्वली इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब है ये इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे भी और पॉलिसी निर्माण करने में भी उसका जो पार्टिसिपेशन है इसमें भी ये कोऑर्डिनेशन की कमी आती है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट क्या हो गया, तो लिमिटेड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अंडरटेक एक्सटेंसिव रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। ये जो है इसमें एक, क्योंकि कुछ खास लोग ये थिंक टैंक में उसके मेंबर्स हैं और उस तरह से ये कमी है। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल एक्सपर्टीज एंड डेटा फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जैसे इनको कोई भी मिनिस्ट्री से संबंधित फाइनेंस का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर निर्भरता है, तो दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ लोग हैं उस पे इसकी निर्भरता जो है नीति आयोग की हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक समस्या तो ये भी है कि इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। तो जैसे कि सलाहकार है कोई, तो सलाहकार की क्या अहमियत होती है, जब तक अगर आप बहुत उसका सम्मान कर रहे हैं तो जितना देर तक सलाह दे रहा है उतना देर तक बस आप सम्मान पूर्वक उसको सुन रहे हैं। उसके बाद उसकी बात का क्या होता है, जो एडवाइजर होता है, मानो या ना मानो, लेकिन वही अगर उसके जगह पे अगर कोई जुडिशरी जैसे है, तो जुडिशरी अगर बोल दे उसकी बात को ना मानिए फिर, समझ में आ रही है बात, क्योंकि उसको क्या है वो अथॉरिटी है। समझ में आ रही है बात, तो ये बहुत मायने रखता है। जैसे कि अब सामान्य चीज है कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति कहे कि भाई सड़क पे आप बाएं जो लेफ्ट होके हेलमेट पहन के चलिए, और वही एक जो ट्रैफिक पुलिस वाला अगर वो बोल दे तो फिर देखिए, क्योंकि उसके पास क्या एक अथॉरिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक कंस्ट्रेंट है, चालान भी ले लेगा। और एक एडवाइजरी तौर पे अगर कोई आपसे वरिष्ठ सज्जन कह रहे हैं कि भाई हेलमेट पहन लो, ये है, तो उनकी बात को आप नजरअंदाज कर दीजिए, ये भी एक ध्यान में। फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है, इनहेंस डेटा एनालिटिक्स, तो लिवरेज बिग डेटा एंड एडवांस एनालिटिक्स, जो ये क्या है कि भविष्य में ये क्या करना है इनको, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सब जो चीजें आ रही है ना, तो अब एडवांस एनालिटिक्स टू इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजंस एंड मॉनिटर प्रोग्राम आउटकम। Strengthening partnership, building a stronger partnership with private sector entities, academic institutions and international organizations. फिर क्या है, encouraging collaborative efforts to address complex development challenge, ठीक है। फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब किस पे ये क्या करना है, आपको जो समावेशी जो विकास होता है ना उस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये क्या सुनिश्चित करना है, डेवलपमेंट पॉलिसीज आर इंक्लूसिव एंड एड्रेस द नीड्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन, प्रमोटिंग इक्विटेबल ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स एंड सेक्टर्स, ठीक है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, emphasizing the role of innovation and technology in addressing development challenges, ठीक है। सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स दैट हार्नेस टेक्नोलॉजिकल, अब इसमें देखिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो चीजें है कि फ्यूचर में जो भविष्य में नीति आयोग का क्या दिशा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी या जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहा है उससे ये भी अछूता नहीं है, इसको भी अपने को परिवर्तन करने की, अपडेट करने की आवश्यकता है। और वैसे इंडिकेटर जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये काफी जो है क्या करना है अब जरूरी है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि किसी एक पंचायत, अभी पंचायती राज सिस्टम रिसेंटली आप लोग, तो पंचायत की भी भूमिका किसमें होती है,
इकोनॉमिक पॉलिसीज और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अगर म्यूनिसिपैलिटीज, तो उनसे हम डेटा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अगर पंचायत भी हमारा तकनीकी तौर पे क्या है उस स्तर पे अगर डिजिटली वो क्या है वहां पे अगर वहां पे ट्रेंड लोग तो वो हमको सही डेटा अगर नीति आयोग तक अगर वो मिल रहा है वहां से स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो आपका है सिस्टम उसको अगर मिल रहा है तभी तो हम अच्छी और सबसे जो है बेहतर पॉलिसी बना पाएंगे। आई बात समझ में? तो पॉलिसी बनाने के लिए भी आपको इसमें टेक्नोलॉजी एक काफी एक अहम भूमिका जो है, तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है इस पे आगे इसका बहुत ज्यादा। चलिए एक समराइज इसको करते हैं, वो क्या है कि नीति आयोग जो हो गया आपका एक प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी बाय प्रोवाइडिंग strategic inputs and fostering collaborative efforts different stakeholders। ठीक है, इट्स फोकस ऑन किस पे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कि देखिए ये जब भी नीति आयोग ध्यान में आए ये 3-4-5 चीजें हमेशा आप लोग वर्ड जो ये ध्यान दीजिए, क्या हो गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा हो गया क्या आपका बताइए, इनोवेशन। तीसरा आपका क्या हो गया बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स इट्स कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लैंडस्केप। अब देखिए नीति आयोग का जो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ठीक है, तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे आप इंडिया को, इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो एक तो हो गया क्या, ये जो आपकी जो सहभागिता जो हो गई किसमें, फेडरलिज्म में, है ना। तो अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इनोवेशन में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो देख रहे थे कि ये क्या करेगा, कोलैबोरेट कर सकता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इन व्हाट सेंसेस, इस तरह से ताकि जो आपका इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ, इसमें क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा, और ये एडवाइजरी और रिकमेंडरी रोल में आपका। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं समझे। कोई और आप लोग का अगर इससे सवाल हो क्वेश्चन तो बताइए अभी तक। प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को क्यों लाया गया, हैं क्या क्या गवर्नमेंट चेंज हुआ नहीं, देखिए 2-3 चीज तो आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि प्लानिंग कमीशन में एक पंचवर्षीय योजना जो है इस तरह से उसमें आ गई। दूसरी बात की जैसे स्टेट का पार्टिसिपेशन जो था उस स्तर पे नहीं था, यहाँ पे नीति आयोग में जैसे कि आप देखें कि जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें स्टेट जो है डायरेक्ट एक क्या हो गया, एक उसमें स्टेक होल्डर है। दूसरी बात है कि जो प्लानिंग कमीशन था काफी एक तरह से वो सेंट्रलाइज, तो जब आप एक तरफ विकेंद्रीकरण कह रहे हैं, यहाँ तक कि आप पंचायत को भी कह रहे हैं कि आप जो है प्लानिंग की, और दूसरे तरफ जो है योजना हाँ माइक्रो लेवल तक। और दूसरी बात है कि इंडिया एक काफी डाइवर्स कंट्री है, तो रीजनल जो डिस्पैरिटी है वो भी आपकी बड़ी, तो रीजनल एस्पिरेशन जो है लोगों में मानिए। अगर हम केवल बिहार की बात करें तो बिहार में इतनी डाइवर्सिटी है आपको, अगर आप देखिए तो, अगर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा जो आपके सीमांचल के जो राज्य है, जो आपके जिले हैं, और जो आपके इधर उत्तर प्रदेश से सटे जो है, मगध हो गया, अंग जो प्रदेश हो गया आपका, है ना, इन सब की समस्या अलग अलग है। एक तरफ आप देखिए तो उधर जैसे सीमांचल साइड में क्या है, या नॉर्थ बिहार आपका फ्लड एक बहुत बड़ी जो एक समस्या है, लेकिन आप वही समस्या साउथ बिहार में नहीं है, उधर क्या है, ड्रॉट। तो अब वहां पे हम ये कहें कि भाई फ्लड आ रहा है, अब फ्लड रिलीफ, अब ठीक वैसे ही जो यूपी से सटे जो आपके जो स्टेट जो आपके ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें देखिए आप,
ठीक वैसे ही जो है सबकी समस्या अलग अलग है। जैसे ये अगर आप सेंट्रल पार्ट ऑफ जो बिहार अगर आप ये कहिए नॉर्थ और जो आपका सेंट्रल बिहार इट में इक्वल्ड अगर मतलब पटना को आप ले लीजिए तो क्या है डेंसली पॉपुलेटेड ओवर पॉपुलेटेड जिसको आप कह रहे हैं। तो रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना कि ताकि उसको तो जहां पॉपुलेशन नहीं है और जहां पॉपुलेशन है इसमें क्या एक बैलेंस आपको एक अप्रोच रखना होगा। दूसरी बात आपको ये देखना होगा कि लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन। जैसे शिवहर आप देखिए यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है। वही आप इधर रोहतास भभुआ की तरफ देखिए उधर क्या है ये पॉपुलेशन कम है। तो अब इसके पीछे वजह क्या है आई बस समझ में। तो ये जो है काफी जो है तो रीजनल जो है एक एस्पिरेशन वो भी था और उसमें पार्टिसिपेशन इसी वजह से इसको किया। ठीक है और कोई क्वेश्चन क्या होगा बताइए तो ये तो काफी है? काफी आसान हो गया ये वाला क्वेश्चन नहीं। बी ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस में बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे कि देखिए अब आप एग्जाम में देख रहे थे इनिशिएटिव है इंस्टीट्यूशन है इसलिए ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइमरी फंक्शन ऑफ नीति आयोग to formulate and oversee policies for economic development। ठीक है which body within Niti Aayog is responsible for guiding the overall strategic direction and बताइए सबसे पहले गवर्निंग काउंसिल ही हम बताए थे द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। नीति आयोग includes the chief ministers of all states and union territories. It guides the overall strategic direction and policy making of the institution। बोलिए ठीक है। Who is the vice chairperson of नीति आयोग? ठीक है नॉर्मली एक कोई इकोनॉमिस्ट ही होते हैं। Which of the following is a key initiative launched by की इनिशिएटिव्स जो हम बताए थे उसमें तो अटल मिशन ऑफ रिजुवनेशन एंड Amrit is one of the key initiatives launched by Niti Aayog aimed at providing basic services to priority areas of development। हमको लग रहा है कि ये आप लोग गलत कर लेंगे ऐसा मेरा अनुमान है। सोचिए थोड़ा सा। चार ऑप्शन है चार लोग मिलके कुछ कुछ कह दीजिए। टास्क फोर्स होता है
इसको नोट कर लीजिए। हमको मालूम था ये टास्क फोर्स बता ही नहीं थे हम, क्वेश्चंस है अब हमको मालूम था। ठीक है, इसीलिए कोई प्रायोरिटी अगर कोई डेवलप टास्क फोर्स हो क्या गया, जैसे कि कई लोगों को मिला के एक ग्रुप जो है बना टास्क फोर्स। जैसे इसमें नहीं होता है, आप लोग पुलिस वगैरह में भी देखिए स्पेशल टास्क फोर्स। टास्क मतलब क्या, एक काम है, उस काम के लिए एक हमको एक फोर्स बना दिया। हाँ, तो एक स्पेशल स्पेसिफिक इश्यूज जो है। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ नीति आयोग रीजनल काउंसिल, ये बता दीजिए। ये बहुत इजी है, एक एक क्वेश्चन ये आप लोग कर लीजिएगा ना, तो बहुत इसमें से ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ना, ये इसका ऑब्जेक्टिव और ठीक है। ऑप्शन जो है बहुत इजी हो जा रहा है ना, नहीं और नहीं तो। चलिए नेक्स्ट टाइम से इसको ख्याल रखेंगे। Which of the following is a focus area of नीति आयोग policy recommendation? कंफर्म? चलिए जब 110% है तब नीति आयोग focuses on sustainable development and poverty alleviation as part of its policy recommendations. It works on strategies to improve living standards and promote economic growth in a system. Which aspect of governance is Niti Aayog particularly known for enhancing? Again, it is the option which creates a question difficult or easy. जाहिर सी बात है कि military has nothing to do, national security, तो फेडरल कोऑपरेशन और डिसेंट्रलाइज, तो जो योजना आपने किया वो क्या किया, उसका विकेंद्रीकरण कर दिया है। तो ये कब होगा, जब आप उस तरह से, इसीलिए where states have to have a significant role in policy making है, ये बताइए, not a core function of, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। कंफर्म? सी नहीं होगा, सी होगा। आप लोगों को क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस में हम बताए थे, नीति आयोग प्राइमरली फोकसेस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंट्स।
Implementation of schemes is typically handled by various government and ministries. यही क्रिटिसिज्म भी था, यही चुनौती भी था, आप लोगों को चैलेंजेज हैं, क्रिटिसिज्म हम बताए थे। सोचिए, नहीं समझ में आ रहा है? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये कंफ्यूजन हो सकता है। नहीं, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये कंफ्यूजन होगा, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इस बार जो एसडीजी रिजल्ट आया है उसमें इंडिया का क्या स्कोर है टोटल? 71, मालूम है? सबसे बेहतर परफॉर्मेंस केरला का है और सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो बिहार का है। ये एसडीजी जो आया रिजल्ट, इससे पक्का क्वेश्चन आप लोग बीपीएससी में रहना है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोगों को। दो 2020-21 में इंडिया का जो स्कोर था 66 था, अभी 71 है। और 2018 में ये स्टार्ट हुआ, ये जो नीति आयोग का एस्पिरेशनल इंडेक्स जिसको बोलते हैं, है ना, एडीपी प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ओवरऑल जो है आपका इसमें जो स्कोर हो गया। ये बताइए, what was the key strategy for states to enhance their SDG? इसके हिसाब से (71) SDG बिहार वर्स्ट, हाँ केरला फर्स्ट। क्या होगा इसमें? प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग सोशल सेफ्टी नेट्स, अनुमान लगाइए। देखिए, बहुत सब कुछ आपको नहीं आ सकता है एग्जाम में भी, तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, उसका यूज करके क्वेश्चन बनाने का भी प्रयास कीजिए। सब एट द टाइम सारा इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, तो डिसीजन मेकिंग में जब सब इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा तब तो हम 100% डिसीजन लेंगे। जो भी हमारे पास है उसको यूज करके कि बेस्ट कौन कौन सा निगेट हो सकता है, सोचिए तो इसमें से क्या क्या। एक्सपेंडिंग टूरिज्म, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द की स्ट्रेटजी फॉर स्टेट्स टू एनहांस देयर एसडीजी इंडेक्स स्कोर्स एज पर 2024 में जो एसडीजी इंडेक्स है, इसके लिए आप टूरिज्म को बढ़ा के क्या आप उस इंडेक्स को सुधार कर सकते हैं? इंडस्ट्री ग्रोथ जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, strengthening social safety net such as health and welfare programs are key strategy for improving SDG. SDG इंडेक्स क्यों बिहार इतना पीछे है? क्योंकि सामाजिक तौर पे हम लोग जो है वो पीछे हैं इन चीजों में। ऐसा थोड़ी है कि बिहार में कुछ नहीं है, ये जो इसके इंडिकेटर है, जैसे कि आप
ठीक है, वो आया गांव में, गाँव भाई यही चैंपियन है, इसको तो जब चाहे तब हम वो एक व्यवस्था है कि आप जब ऐसे जब जाएंगे तब आप नेशनल खेलेंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना होगा, स्टेट खेलना होगा, फिर क्वालिफाई करना होगा, फिर आप वहां तक जाएंगे। समझ में आ रही है बात मेरी? तो अब जैसे कि बहुत सारे क्रिकेटर हैं कि भाई मान लीजिए कि सबसे ज्यादा रन कौन बनाया, तो रोहित शर्मा। तो आप गांव में किसी ऐसे बैट्समैन को देख लीजिए, क्या उसके पास शॉट्स है, इतना शॉट्स तो धोनी के पास भी नहीं है, एक हाथ से बैट मार रहा है, ऐसे मार रहा है वो, लेकिन उसका एक तरीका है, एक व्यवस्था है। बात समझ में आ रही है कि ये हम नहीं तुलना कर सकते हैं इन दोनों का। जैसे आप 6th स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो 7th जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया, उसका बैठ के क्रिटिसिज्म शुरू कर दिए, ये सिस्टम ही बेकार है, कोई नहीं है, ये क्या है, सिनिकल अप्रोच को कहते हैं। भाई आपके पास क्या एक पीएचडी जो है आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, फिर थीसिस करेंगे, ये क्या है, एक व्यवस्था बनी हुई है। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति बैठा हो जो कभी कॉलेज स्कूल नहीं गया हो, उसके पास बहुत नॉलेज हो, तो किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी गिवन टाइम पे वो ज्यादा जानता है। बट इट डजंट मीन कि दोनों का आप सही तुलना करिए। ये क्या है, एक सिस्टम, जैसे कैसे डिसिप्लिन, आप सीनियर मैनेजर से चीफ मैनेजर बनने के लिए 3 साल आपको वो सर्विसेज कम से कम करना होगा। हो सकता है आपके पास ऐसा और वो इंडेक्स क्यों है, क्योंकि सोशल सेफ्टी नेट्स जो है, ठीक है। Which state experienced a decline in its SDG index ranking due to challenges in education? डिक्लाइन ये करना, हाँ नहीं सही बता रहे थे। Challenges in upgrading in education infrastructure and improving literacy rates, leading to a decline in its SDG index ranking for, ये बताइए। Which of the following states improved its ranking due to advancement in renewable energy initiatives? कैसे अनुमान लगा रहे हैं? नहीं, एडवांसमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, नहीं करेंट नॉलेज ही तो मालूम है कि हमको कि आप लोग नहीं जानते हैं इसको, लेकिन अनुमान कैसे लगा रहे हैं वो हमको जानना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह ये सबको लेके काफी जो है। Sikkim made notable advancement in renewable energy, particularly through its initiatives in hydroelectric power, contributing to its improved performance in SDG index in 2024. Yeah. Bihar struggled with several development indicators, particularly in health and education, which contributed to it being ranked lowest in SDG. Kerala consistently ranks high in the SDG index due to its strong performance in health, education and social development. देखिए यही 3 इंडिकेटर पे आपको काम करना है। हेल्थ के केस में बिहार की स्थिति क्या है? पब्लिक सेक्टर अगर है, आप बहुत ज्यादा किस पे निर्भर होते हैं? जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या जो डॉक्टर्स हैं, इसलिए हम लोग वहां पे पिछड़ गए।
नीडलेस टू से एजुकेशन, कुछ कि ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट में है, तो कुछ सेकंड के बाद ही आंसर मिलता है। आई बात समझ में, अपना सब्जेक्ट ही लोग भूल जाते हैं। हाँ ये है कि क्या रेलिवेंट नहीं कर रहा है। हाँ ये जो अगर आप जो जो पास किए हो एग्जाम, जो ग्रेजुएशन किए हो, उन सारे पेपर का नाम बता दो आप, किन किन एग्जाम का जो है मतलब आई डाउट। तो इसलिए इस इंडेक्स को थोड़ा सा सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन 2024 इट रिटेन कैसा लगा आप लोग को ये, इससे क्वेश्चन आएगा अब आप लोग बना ले जाइएगा। हाँ इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग पढ़िएगा, जैसे इसकी रिपोर्ट जो आपको पीआईबी पे या नीति आयोग के वेबसाइट पे और भी जैसे नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ सस्टेनेबल नहीं, रिलेटेड टू बिहार ही नहीं, अदर्स भी, क्योंकि नीति आयोग का जो बिहार से रिलेटेड क्या होगा बस, हाँ बस एक यही फैक्ट। हाँ एसडीजी इंडेक्स जो यही 12 जुलाई को इस साल आया है 2024, तो इससे मतलब एक या हो सकता बहुत से अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसमें मान लीजिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है उनसे रिलेटेड जो जो स्कीम्स जो लिए गए, उस उन इंडिकेटर्स पे स्टेट्स की क्या स्थिति है, या किन स्टेट्स ने पिछली बार से अपना इंप्रूवमेंट किया, जैसे स्टेट लाइक गुजरात उसका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा है है ना, तो इनका या कुछ का डिक्लाइन किया, जैसे झारखंड का भी आपने ये किया, कहीं नंबर भी पूछ सकता है, जैसे कि इंडिया का बताया आपको 71 जो है, 0 से 49 के बीच में अगर आप हैं तो आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, आपका उसके ऊपर है तो आप परफॉर्मेंस ये में बिल्कुल 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 इस तरह से आप जो है इसको नीति आयोग एस्पिरेशनल इंडेक्स जो है 2018 से ये स्टार्ट हो रहा है, लास्ट ईयर से। हाँ बता देते हैं, देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा आपको हम लोग जस्ट कंक्लूड इसको कर दें, जैसे नीति आयोग तो ये क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस किया पॉलिसी प्लानिंग कमीशन को। ये है क्या, तो प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है दोनों, क्या डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स दोनों को। इट एम्स टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये फोस्टर किया, इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट्स इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, serve as a think tank to provide strategic and technical advice, to encourage innovative and sustainable development, to assess progress and various development programs, suggest modification। मैंडेट इसमें क्या हो गया, तो फॉर्मुलेट एंड ओवरसी स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जो मतलब एक लंबी योजना होती है ना, जैसे उसमें प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर प्लान बनते थे, तो यहाँ क्या है उसमें प्रोग्राम से गवर्नमेंट इंगेज विथ स्टेट्स टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। ये स्ट्रक्चर है, यही गवर्निंग काउंसिल पे क्वेश्चन था, कंपोज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटी, फुल एडवाइजरी काउंसिल ये जो था, ये क्या करता है, कंपोज एक्सपोर्ट्स प्रैक्टिशनर एंड स्टेक होल्डर्स में इसमें
अब हो गया पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये क्या है, ये पॉलिसी जो है ये बनाता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये फंक्शंस हो गए। कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन, कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। रिसर्च एंड एनालिसिस जो है ये भी, और कैपेसिटी बिल्डिंग आपको बता ही दिए कि अगर कोई हाइपोथेटिकल भी कोई इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसमें आप एक कैपेसिटी बिल्डिंग करके उसको आप ये बना सकते हैं। क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, तो अटल इनोवेशन मिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया की इनिशिएटिव्स जो है ये जो है, हाँ इसमें स्किल इंडिया, अमृत हो गया आपका, ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। चैलेंजेस क्या है, तो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है ये एक चैलेंज है ना। क्यों चैलेंज है ये, क्योंकि इसमें ये इम्प्लीमेंट नॉर्मली कौन करते हैं, तो आपके मिनिस्ट्रीज जो गए वो करते हैं। कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट्स हो गया आपका, स्टेट्स का क्या है इसमें कोऑर्डिनेट करना है ना, तो इंश्योर करता है कि इक्वली जो है, ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट क्या है कि इसमें फिनेंशियल जो आपके और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ये इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और भविष्य में क्या होगा, जो फ्यूचर डायरेक्शन, उसमें क्या है, इनहेंस डेटा एनालिटिक्स जो है वो हो गए, या और भी बहुत सारे, स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप, इंक्लूसिव ग्रोथ, इनोवेशन टेक्नोलॉजीज, ज्यादा से ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके वो क्या किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके पास डेटा, और डेटा को आप फॉर्मुलेट करके पॉलिसी जो है आप ऐसे बना सकते। अब वही है कि डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक इनपुट्स एंड फोस्टरिंग कोलैबोरेटिव एफर्ट्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अगर इसी को आप आंसर के तौर पे भी ये जो स्लाइड्स में पॉइंट्स इसको आप लिख ले तो यू विल बी गेटिंग जो है डिसेंट मार्क्स। और ये जो इस पे क्वेश्चंस आप लोगों ने, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा नहीं है? बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या होगा, और टॉप टू बॉटम? देखिए दो तरह के अप्रोच, एक है कि आप ऊपर से, जैसे कि एक बता दिया कि हमको ये जो टॉप के जो लोग अगर ये बेहतर करेंगे या रजिस्टर, तो नीचे वाला स्वतः जो है वो। दूसरा है कि नहीं साहब, आप ग्रास रूट पे आप जब तक बेहतर नहीं करेंगे तब तक ऊपर आप, यही दोनों अप्रोच। तो चूंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस्ड, विकेंद्रीकरण, तो आप किस पे काम कर रहे हैं, जमीन पे, ग्रास रूट्स पे। तो ग्रास रूट्स इसको आप बेहतर कीजिए, ऑटोमेटिक आपका इंडिया जो है, इसीलिए जो टीम इंडिया कॉन्सेप्ट बना उसमें क्या है कि सबको कोऑर्डिनेट करने की बात है ना, सबका से हम सुनेंगे। और एक है कि नहीं, हम ऊपर से बोल दिया कि नहीं ये कल से ही जो है ये सबको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें क्या समस्या आएगी कि आप जो है जैसे कि हम कैसे कहे, निधि है वो है कि नहीं, किसानों की समस्या सबसे बेहतर कौन जानता है, किसान। विद्यार्थी की समस्या कौन जानता है, विद्यार्थी। चाहिए कि भाई इनकी क्या समस्या है, इसीलिए ये अप्रोच जो है इसको, जितना ज्यादा आप डिसेंट्रलाइज कीजिएगा ताकि आपके पास जो है रेलिवेंट डेटा जो है। और कोई क्वेश्चन किसी का नहीं? चलिए तो इसी नोट पे कंक्लूड किया जाए। थैंक यू।